हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है, तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता है क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नजर पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ, और मैं उसको देखूं, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के, और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने सामने, और किसी हवेली पर टकराई है। वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहां पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहां नहीं जाता कोई, वहां पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहां पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी? अभी भी वहां पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीज़ें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी, तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी है अपने पास? फोर्थ स्टोरी एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, इतने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई। तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी, 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान, और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था, और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था,
कभी कोई जानवर मरा मरा मिलता था, और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने काम काज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवा के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है वो कर रही है, सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा अभी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूँ करते ना, यूँ, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने। उस लड़की, वो जब मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में, बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा यार कुछ। मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं उसमें, पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया। ठीक है, फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ, तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब। भाई इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होता नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई, अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा, प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये हुआ। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए। माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना
इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माताजी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना। पता है क्या बोली? कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी? सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली? कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे? वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में। और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है। और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी। इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है। भाई हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी यही बोल देंगे भाई इससे दूर रहो ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी? जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है।
नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब। और ये भी भाई असली में ही होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहनों और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही, आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में रहेगा। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा। सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। भाई पहले पता भी तो नहीं लगा पाता ना इंसान। भाई ऐसे कितनी बार मेरे पास पता है ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो मैं अपने चैनल पे बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि वहाँ पर बंदे पता है क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई जैसे लव मैरिज बहुत होती है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आया था, उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प बता देता हूँ ऊपर का। उसमें क्या हुआ था, एक लड़का 2012 में एक लड़की से मिला कॉलेज में, उसे प्यार हो गया उससे, और 2014 में वो बंदा कनाडा चला गया। 2016-17 में वो लड़की उसे कांटेक्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे कॉलेज में मिले थे। ये लड़का उससे बहुत प्यार करता था, कनाडा में जब था तो भी ये इंडिया मतलब चंडीगढ़ का लड़का बहुत प्यार करता था उससे। तो इसने क्या करा, इसके जो चंडीगढ़ वाले के पेरेंट्स हैं ना लड़के के, वो हमेशा बोलते थे बेटा ठीक है तू लव मैरिज करने जा रहा है, बट कम से कम सामने वाली की जो लड़की है उसकी फैमिली को तो एक बार परख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। और लड़का हमेशा पता क्या बोलता रहा, मम्मी मैं उससे लड़की से मिला हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, हमें तो उससे मतलब है, हमें उसकी फैमिली से मतलब थोड़ी ना। और हर कोई यही बोलता है ना, हमें तो लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। आखिर में ऐसी ऐसी तैसी हुई ना उस लड़के की, उस लड़के ने पता क्या बोला, अक्षय भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब शादी करो ना तो सामने वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। ये जो प्यार मोहब्बत की गलतियां होती है ना, आगे जाके साला बहुत इंसान पछताता है वो। भाई परखना तो चाहिए सामने वाली फैमिली को पूरा ही, और मतलब सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी परखने चाहिए कि भाई अगला। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप XYZ यहाँ सारे हम भाई बैठे हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसको कमिटमेंट दे रखा है, उसने आपको कमिटमेंट दे रखा है, आपको तो मतलब उससे होगा ना। आप ये थोड़ी ना बोलो बार बार बोलोगे तेरी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, कितने टाइम से क्या क्या कर रहा है, आप एक बार पूछ लोगे, 2 बार पूछ लोगे। और आप अगर उसकी फैमिली में जाओगे वो तो ये बोलेगा आपने तो हमारी लड़की देख ही रखी है, आपने तो हमारी लड़की तो आपकी लड़की होगी बस अब तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप क्या करते हो, ये बुजुर्ग आदमी क्या करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले तो पूरी जांच। बट ये तो अब भी होता है, घर वाले तो पूछते ही हैं कि सामने वाला क्या करता है, मतलब थोड़ी अरेंज में। लव में नहीं होता ये आजकल, लव में तो सीधा भाई लड़की से मतलब है, कर लो। लड़का लड़की आपस में पूछते हैं, फैमिली वाले भाई साहब और खाओगे, अबे तेरे को पहली मीटिंग में ही खिला दिया। अभी हाँ गुड़गांव का किस्सा आया एक, भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था, बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी MNC में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ,
नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपड़ी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे, पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए, तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा जो सीरियस था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप नीचे, बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी है, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती एक टाइम पे ऐसा आया इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करें कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही।
तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था। ठीक है, अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी देहरादून जाओगे तो बिल्कुल। दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली। ठीक है, ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको अस्थमा, जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे। पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे, चप्पल पहन के, सामने पीसीआर खड़ी थी, और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे।
कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे। और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, कुछ कैसे नहीं पता। हुआ। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे। टोटके पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी पाट होगा के तो मेरे को चक्कर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई, ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज नहीं तक बात नहीं हुई उस बंदे से। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना। वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में, वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की। शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है मेरे हिसाब से। जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ क्या पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना, उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी, क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूंगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने scene। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं या फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, स्टेशन पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन, जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे।
आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई। कुलधारा कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात। और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई आता है जो वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी कोई मतलब कितनी तरह की एंटिटी हमारे उसमें मिलती है? कोई डायन वगैरह भी आती है, डाकिनी, शाकिनी, कोई ऐसी भी एंटिटी से आपका हुआ है सामना? हुआ मेरा सामना कहो या उतार तो हमने किए हैं, मेरा सामना तो कम होता है। हाँ, इस चीज़ में कम हुआ सामना, पर उतार मैंने किए हैं इन चीज़ को। जैसे एक लड़का भी हॉस्टल में था नैनीताल, तो वो बेचारा सूखते जा रहा था दिन पे दिन कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड नहीं बन रहा है और जॉन्डिस है, पीलिया है, इसमें ये है, इन्फेक्शन है लीवर में, कई चीज़ें। एक बार उसको मेरे पास लाए, मैंने उसको ऐसी बभूति लगा दी गोलू महाराज की। मैंने कहा उनके नाम की हम बभूति लगा रहे हैं, देखो फ़ायदा हो गया तो आप फिर दोबारा आना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद वो रोटी वोटी भी खाने लगा, सब कुछ फिट हुआ। तो फिर मैंने चौकी लगाई, उसको बिठाया सामने पे, जागरण भी था, प्लान सब बनाया था हम लोगों में। ये होता आराम लग गया तो फिर जागरण की शुरुआत होती है। जागरण था, कई लोग बैठे थे। तो जब हम खेलने लगे, हमारे पास गोलू महाराज की और गंगनाथ जी दो हुए हमारे पास, दोनों का जब अवतार हुआ तो एक मेढक का रूप दिखा हमें। मेढक का रूप दिखा तो वो ही मेढक बन के उसके बाथरूम में रहता था। एक अच्छा, बाथरूम में रहता था। अब वो पता नहीं, उनने कहा पता नहीं ये है ऐसे, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पहले कहा था कि तू एक तागा बांध देना जब ये तुझे वो ये कहता था कि मेरे पास एक रात को एक वाइट कलर की उसमें एक लेडी जाती है और बैठती है, बातें करती है। अब क्या है क्या नहीं था ये मुझे नहीं ज़्यादा पता। मैंने कहा तू जो भी आती है उसके तू एक डोरा बांध देना। तो उसने पैर में डोरा बांधा, उसके पैर में डोरा बांधा, धागे की रील छोड़ता रहा तो बाथरूम तक पहुँच गया। सुबह देखा तो मेढक के रूप पे वहाँ था। तो वही मेढक के रूप पे मेरे पास आई, रूप पे आई। तो जब हमने खेले तो वो कहने लगी कि मैं, और रूप बदलने लगी, कभी आंखों से ब्लड निकाल देना, कभी मुंह से जीभ से ब्लड निकाल देना, कभी बालों को फैला के खेलना, इस टाइप के खेलने लगी। फिर हमने बहुत कोशिशें करी। चिमटे हम लोग डालते हैं चूल्हे के अंदर, चिमटा डालते हैं, लाल करके हम लोग चाटते हैं उसको। जब हम लोग पे देवता खेलते हैं उसको चाटते हैं, फौड़ी डालते हैं। और गौमूत्र हमारे यहाँ पवित्र होता है, हम किलो के हिसाब से पी जाते हैं उसको हम, वो एंटीबायोटिक भी है से, और किडनी के लिए फ़ायदे के लिए। अब देखो उनने बता रखा है कि ये अच्छा है और एंटीबायोटिक है, इससे फ़ायदे हैं। और वो किया, फिर उसको खेल के उसको अवतारित करवाया, अवतारित करा के फिर माफ़ी मांगी उसने, फिर अपना रूप धारण किया। फिर उसको हमने जार में बंद करके ऊपर से कील मार के फिर शमशान में 3 फीट नीचे दबवाई। तो वो दिन है, ये दिन है। वो लड़का अभी ठीक है, फिट है। और अभी अब वो कहते मैंने अब तो नहीं कोई मेढक आ रहा। बोला नहीं पंडित जी अब कोई नहीं आती मेरे पास। तो गुरुजी, जो आप कह रहे थे मेढक रूप बदल रहा है, वो आपके जब आप ध्यान में थे तब आपके सामने था या वो उसी बच्चे नहीं, के रूप जब हमने जागरण शुरू करा, जब ढपली बजी, जागरण हुआ, अंगीठी जली और चारों तरफ से उसको घेरा गया, उसको भागने का मौका नहीं दिया कहीं से भी। उसको हमने चारों तरफ से दरवाजे बंद नहीं करे, खाली घेर दिया उसको। उससे हमने अपनी मंत्रों से घेर दिया। मंत्रों से घेरने के बाद वो हिल नहीं पाई कहीं को, तब उसे अवतार लिया। नहीं तो कभी वो छुप जाती, कभी कहती मैं देवी हूँ, कभी कहीं मैं ये हूँ, कभी कहीं वो। बहुत देर में जब जागरण लग के चिमटा अंगीठी में डाला, जब लाल करके हम लोग चाटने लगे, तब जाके उसका अवतार हुआ। तब जाके बोली कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले ये थी वो थी। उसे सारी अपनी बातें बताई। बताने के बाद मान भी गई और हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बाइज्जत हमने उसको रिहा कर दिया। और कसम रसम करवाते हैं हम लोग उसकी। जैसे मोमटनों में है, फांसी दिलाते हैं, बड़ी सरकार इनकी होती है बदायूं मेरठ, वहाँ पे दिलाते हैं। पर हमने ऐसे नहीं, हमने उसको अपने हिसाब से, अपने मंत्रों से उसको हमने जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमने उसको पहुँचाया। आप कसम दिलाते हो कि दोबारा तंग नहीं करेंगे? नहीं, कसम नहीं होती है, कसम नहीं होती है। मंत्र से ही बंधन होते हैं, उसका हिस्सा दिया जाता है। जैसे कई लोग बलि देते हैं, मैंने बलि तो दी तो है पर मैंने करवाई नहीं अपने हाथ से कभी। जैसे खिचड़ी देना है और
उसके साथ पंच फल, पंच मेवा, पंच मिठाई और ये चीज़ें दे के उसके कीलें गाड़नी पड़ती है, उसकी क्रिया होती है, उसको बंधन करके कि दोबारा किसी पे अटक ना करे। अच्छा। और गुरुजी जैसे और भी पावरफुल ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कहा जाता है मसान हो गए या छलावा हो गए, ऐसे किसी से भी पाला पड़ा मसान तो हर जगह पे है, जैसे क्या बेताल घाट के मसान है कि वहाँ पे, और ब्यानधुरा पे मसान है, वो संगलों से बांधे हुए हैं। वो कहते हैं जब करवटें बदलते हैं तो संगलों की आवाज़ आती है। और जिन पे ये देवता कई प्रकार के, जैसे जिन पे ये चीज़ें आती हैं, ब्यानधुरा बाबा हैं और ये बेताल विक्रम, ये चीज़ें आती हैं, उनके सामने ये चीज़ें तो टिकती नहीं हैं। और भी शक्तिशाली देवताएं हमारे उत्तराखंड में एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो आमने सामने परिचय भी कर देते हैं, बता भी देते हैं हमें और भगा भी देते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के देवी देवता हैं जो बहुत पावरफुल है? उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो काफ़ी पावरफुल हैं। उनके आगे राजा महाराजा, पीर पैगंबर कहो या कोई किसी की नहीं चलती उनके आगे। काफ़ी शक्तिशाली और अजमाए हुए हैं ये। जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो वो मिलता है। जो किसी ने, जैसे एक बार देखो यहाँ अंडमान निकोबार में पानी का जहाज़ डूब गया था, तो बटालियन थी ये वाली पानी वाले, क्या बोलते हैं इनको, जो पानी वाले होते हैं, नेवी वाले। तो उनने डूबने लगा तो उनने कहा अगर आपके कुमाऊं पे कोई देवी है तो उसको पुकारो, तो तब हमारा यहाँ से उद्धार होगा। तो एक कुमाऊं बंधे ने, अगर है तो हाट काली का तो हमारी नैया पार लगा, इतने में वो पूरा जहाज पार कर दिया। आज भी हाट काली का पे 50 रुपये बटालियन कटती है हर बंदे पे, कि उस पे जाता है हर बंदे का, और उसमें इतनी शक्ति है, उसने डूबते को पार करा लिया। अब इससे बाकी आप क्या कहोगे, इससे बड़ी देवी कौन है? इतनी शक्तिशाली देवियां हैं, जो मांगो वो मिला। इनका ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इनकी कृपा और इनकी महिमा इतनी ऊंची और इतनी आगे है कि परिक्रमा जितनी करो, जितना कहो वो भी कम है। गुरुजी, आपकी जैसे आपके शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो आपके क्या नियम है, आप थोड़ा बता सकते हो अपने रूटीन और नियम के बारे में? आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, और अगर नहीं करा तो क्या दंड मिलता है आपको? देखो ये बात बहुत बड़ी है और उटपटांग भी है, और कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर नहीं, जो भी हमारा उत्तराखंड का बंधा देविक पूजा करता हो, पंडित हो, पुजारी हो, इसको हम लोग डंगरिये भी कहते हैं, और ये चीज़ है, तो उसने सुबह स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्नान तो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन अपने हाथ से बनाना है, खाना अपने हाथ से खाना है। और जो हमारे यहाँ घर पे लेडीज है, अपनी अर्धांगिनी जो 7 दिन उसका पीरियड्स होता है, उसके हाथ का नहीं खाना है। 5 दिन तक उसको किचन पे नहीं घुसना है। 7 दिन तक घर पे जोत नहीं जलेगी। जिसकी अगर अर्धांगिनी पीरियड से है तो उसका पति भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, और उसको घर से अलग रखा जाता है। और अगर जो इस नियम का नहीं कर, और सूतक हो गया, सूतक बोलते हैं कि मौत को, बिरादरी जो मुंडन वाले होते हैं उसमें अगर किसी की एक विकेट गिर गया तो 45 दिन तक वो लोग पूजा पाठ, मंदिर पे जागरण, घर पे न प्रसाद ले सकता है, न दे सकता है, न पूजा कर सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ नातक। नातक बोलते हैं 22 दिन का होता है। अगर बिरादरी में बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसके नियम पे रहना है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है। घर पे चिराग नहीं जलेगा, शुद्ध वातावरण पे रहना, मंदिर वगैरह वगैरह जाना उसका मना होता है। ये अगर वो ना करे, इस चीज़ का परहेज ना करे, तो उसके ऊपर स्किन पे जो बीमारियां, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन हो जाना है, और फोड़े फुंसी वगैरह निकल जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां हो जाती, बुखार भी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, कई चीज़ें। ये बिल्कुल ऑनलाइन है। आज अगर आप इस चीज़ को आजमा लो, जो भी हमारे डंगरिये पुजारी गुरु ये चीज़ें हैं, इसका परहेज ना करें तो दूसरे दिन ही इसका आप रिजल्ट देखिए। तब हम लोग को भोजन भी बाहर का किसी के द्वारा बना हुआ नहीं खाना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है। जल तक हमने ग्रहण नहीं करना है किसी के पास का। अच्छा, ऐसा भी होता है गुरुजी, जैसे आपके पास कोई आया, इसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी थी, और फिर उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप उसको कुछ नियम कानून दे रहे हो कि तेरे को अब ये फॉलो करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ उपाय डालते हो? नहीं, जब वो चीज़ छोड़ दी तो फिर तो आम आदमी है, उसको तो फिर आज़ाद है, फ्री है, वो तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ना। फिर तो उसको कोई किसी की दबाव उसके ऊपर कोई बाधा या कुछ वो नहीं, आप कुछ नहीं रही। हाँ, दोबारा से वो कहीं कोई दूसरी चीज़ है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी उसको, वो हमारी गारंटी होती है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी।
और उसको आप कुछ धागा या कुछ देते हो ना कि ना ना कोई धागा पास ही धूगा ना हम आए? नहीं बांधते, धागा धूगा कुछ नहीं, ना धागा ना हाँ ये हमारे इसमें जनेऊ होता है, जनेऊ जरूर पहनना होता है, और धागा धूगा हम नहीं बांधते। वो तो धागा ये तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक वाले, जिनने क्रिया कर रही होती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बस में कर देना है, किसी की जायदाद बस में करनी है, वो मंत्र करके पैसों का बिजनेस करके अपने आप पे वो कर देना, बोला हाँ तुम्हारे सारे काम बना देंगे, आप ये करो वो करो, धागा बांधो, लौंग बांधो और इधर इधर को वो करो। ये नहीं, लौंग हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक राख मैंने बताई, हम एक बभूति उसको बोलते हैं, राख से ही सारे काम करते हैं, सारे काम राख ही करता है, सारे काम राख से शुरू होते हैं और राख से समाप्त होते हैं। जब कोई आपके पास आता है गुरुजी, तो आप पहले उसे राख लगाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो आपको सामने आ पहले जाता हम है? उसको साफ, पाक उर्दू का शब्द है पाक, तो हम उसको साफ करते हैं, जैसे उसके हाथ पांव धो के आओ, उसके बाद गौमूत्र गंगा जल इससे हम उसको पवित्र करते हैं, सर पे छींटा मारा या पिलाया, ठीक है। तो वो तो अगर तभी खेलने लग जाते हो जी, उसमें दो होती है। अगर हिंदू धर्म की हवाई भी कई प्रकार की होती है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म से भी है, ईसोवासी से भी है, और ये मोमटन शक्तियाँ भी वो हवा कहते हैं, ऊपरी हवा का कहते हैं। अगर वो मुसलमान शक्ति है या हवा है तो वो गौमूत्र नहीं लेगा, तो उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे धर्म का है। उसका उपाय हम दूसरे हिसाब से करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। और वो गंगा जल भी अवॉइड करते हैं? नहीं लेगा गंगा जल, और हमारी जो चीजें से हम पवित्र होते हैं उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं, जिससे हम पाक होते हैं तो उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं। उस चीज से हम ये पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी शक्ति चल रही है, हिंदू चल रही है या सिख चल रही है या मुसलमान शक्ति है, क्या आ रही है, हम उससे पहचान इसी से कर लेते हैं। और कई जगह एक बार हुआ था, एक लड़का था, इधर रैखाल बोलते हैं गाँव में, छोटा सा गाँव है, वो लड़का 6 में पढ़ता था, तो वो कभी पागल हो जाना, डंपर चला देना, कभी घर पे मार तोड़ करना, कभी कुछ भी, मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद कई जगह घुमाया, डॉक्टर ने देखा, किसी ने साइको बोला बरेली ले जाओ, डॉक्टर आजकल तो दवाइयाँ देते ही हैं हर चीज़ का। अब बुरा तो डॉक्टर को भी नहीं कहना चाहिए, हमारी फैमिली से भी कई डॉक्टर हैं, उनसे कहते हैं कि वो डॉक्टर तो मर गया, नहीं कहते सीरियस डेथ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सांस लेना भूल गया है, ठीक है। डॉक्टर ने तो सीधे कहना है कि सांस लेना भूल गया, तो वो उसने कुछ भी दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो लास्ट में मेरे पास लाए, वो अभी भी है बच्चा, लाए, बातें करी, तो उसके बाद हमने जागरण का प्लान लगाया, वो बभूति पे नहीं आया, हमने जागरण का प्लान लगाया। उसमें जो थे हम लोग 3 थे, एक गोलू महाराज के गुरु थे, एक गंगनाथ जी के गुरु थे, एक देवी माता जो हमारी है उसके गुरु थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग माता थी। जब चौकी लगाई, उसको बिठाया गया, तो वो हमारी मजाक बनाने लगा, बोला कि ये कौन है, क्या है, ऐसे क्यों बिठा दिया, और हमें क्यों बुला दिया, हमें क्यों बिठा दिया, ऐसे मजाक बनाने लगा। जब मैंने कहा गाय गौमूत्र का छींटा मारो, जागरण शुरू करो, तो उसने वहाँ उधम मचा दिया कि तोड़ फोड़, उठाना बैठाना सब कर दिया। तो फट पकड़ लिया उसको लड़कों ने, हाथ पे भी नहीं आया, जबरदस्ती। फिर जब देवियाँ प्रकट हुई, तीनों देवता खेले, तो वो साइड हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा। फिर खुद पूछा, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह डाला, तो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया, एक दीवार पे चिपक गया, जैसे कि इस पे कोई चीज़ है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा बन गया, निर्जीव। तो फिर पूछा गया तू कौन है, तो तब उसने बताया कि मैं इरफान हूँ। तो कहाँ से, नाम बताया, मुझे आज भी याद है उसका नाम, इरफान। तो कहाँ से आया, बोला जिस पेड़ के नीचे इसने बाथरूम करी, वहाँ पे मैंने फांसी खाई थी। इतनी बड़ी बात उसने, तो वहाँ से मैं इसके पीछे आ गया, और ये इसको मैंने सब कुछ कर रखा है। वो कव्वालियाँ गाने लग जाता था, डंपर चलाने लग जाता था, ऐसी हरकतें करता था कि जैसे कि अब हम कह नहीं सकते, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो, मतलब बड़ों से भी ज़्यादा एक कातिल की तरह हरकतें करता था, जैसे एक कातिल होता है। तो उससे बचते थे, माँ बाप पेरेंट्स से परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में पूछा तू क्या चाहता है, चलो ठीक है, इसने कर दिया, अब इसका उपाय भी तो है, बता तो दिया हम लोगों ने, या इसने बता दिया इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि इसका उपाय क्या खाएगा। अब उसने ऐसी चीज़ बताई जो चीज़ हम दे नहीं सकते, उसने बता दिया कि मैं ये चीज़ खाऊंगा। हमने कहा भैया कहाँ से लाएं, 1-8 किलो होता तो कहीं से ले आते। मैंने कहा भैया हमारे बस की जो चीज़ है वो बता। फिर वहाँ एक काठगोदाम है, वहाँ से यहाँ से 22 किलोमीटर चोरगलिया से हल्द्वानी, तो काठगोदाम थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है, ये नैनीताल निकलती है रोड, सीधे पुल से पहले एक मज़ार है, बोले उस मज़ार पे लेके जाओ। तो मैं उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे खड़ा किया, उसके पेरेंट्स थे, मैं था, मेरे साथ और भी गुरु माताएं थी। गए तो उसने, हम दूर खड़े हो गए, हमें तो कोई नियम पता नहीं था उनका क्या है क्या नहीं है।
तो उसने वहाँ जाके, मैंने कहा भैया तू जो भी है तू यहाँ पे उसके वहाँ जो उनके मस्जिद के वो गुरु थे उनको बुलाया। उनने जैसे उल्टे पैर धोए, उल्टे करके मुंह धोया, ऐसे उल्टे हाथ धोए, बोला मैं जा रहा हूँ, कसम खा, और वो कुरान के ऊपर हाथ रखा, फिर एक हरी रंग की चादर दी, अगरबत्ती की वो पैकेट दी, और एक इत्र होती है लोगों की, इत्र दी उसमें, और गुलाब के फूल दिए, और कसम करवाई, और वो फिर छोड़ दिया उसने। बोला हमें गोश्त के पैसे देके जाओ। वो गोश्त के हमने पैसे दिए, हमें पता नहीं गोश्त क्या है क्या नहीं, हम तो जानते नहीं है। बोले इसी चीज़ के लिए हम तर ये जाएंगे। उसी ने डिमांड रखी है ये डिमांड अंदर? उसी ने रखी, हमें नहीं पता गोश्त क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे। जो अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।